नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के दोस्त ने भारत को हथियार बेचने पर लगाया बैन। बताएंगे वो कौन है दोस्त, पाकिस्तान का किसने इतनी बड़ी जरूरत की है भारत पर बैन लगाने की। तो वही जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव, नाम लेंगे वापस, लिया बड़ा फैसला। दोस्तों बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा दावा किया है। तो वही बांग्लादेश के प्रदर्शन में पाकिस्तान की ISI का हाथ, सुनते ही शेख हसीना के उड़ गए होश, पूरे बांग्लादेश में मच गया हड़कंप। भारत तक इन हालातों पर रख रहा है नजर। दोस्तों तो वहीं बताएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। बताएंगे कौन था और कहां से इसने धमकी दी, तो लगे हाथों। बताएंगे कैसे कांवड़ यात्रा पर विपक्षी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम योगी का समर्थन किया। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और लगातार अपने भारत का विकास देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने भारत को हथियार बेचने पर लगाया बैन, हुआ बड़ा खुलासा। बताते भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान का दोस्त तुर्की बेनकाब हो गया है। तुर्की ने भारत को सैन्य हथियार बेचने पर बैन लगा दिया है। इससे दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव पैदा हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की सरकार ने हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की है, लेकिन भारत को लेकर किसी भी हथियार बिक्री को मंजूरी नहीं दी जा रही है। अगर कोई फाइल जाती है तो उसको रोक दिया जाता है। कुछ महीने पहले भारत ने जहाज निर्माण में शामिल तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। इसके बाद से तुर्की की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। तुर्की की सरकार ने बैन के बारे में कोई बड़ी घोषणा नहीं किया, लेकिन तुर्की की संसद में इसका खुलासा हो गया है। जी हाँ, बता दें यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई को ही तुर्की की प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष मुस्तफा मुरत शेकर से अनजाने में इसका खुलासा हो गया। इसके बाद ही ये खबर बाहर आ सकी। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तुर्की के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में वो ग्रीस का पक्ष ले रहा है। इसके बाद से तुर्की बौखलाया हुआ है। इसी साल अप्रैल में भारत में जहाज निर्माण प्रोजेक्ट में शामिल तुर्की की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्की को लेकर भारत पर बैन लगाने चला है ये पाकिस्तान का दोस्त। इस पर आपकी क्या राय होगी? लेकिन अगर भारत टिट फॉर टैट करने लगा तो तुर्की कहीं का नहीं रहने वाला। जब तक बर्दाश्त कर रहा है अपना भारत, तब तक सब कुछ ठीक है। बहरहाल आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव। बता दें किसने ये बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, न्यूज मैक्स ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। पत्रकार मार्क हेल्परिन ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में पद छोड़ने पर सहमत हो गए हैं। वो उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस को अपने उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन नहीं देंगे। वो एक कैंडिडेट की ओपन प्रक्रिया का समर्थन करेंगे, जिसमें कुछ अन्य उम्मीदवारों के लिए रास्ता खुल सकता है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जा सकता है। पिछले दिनों हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पर भारी दिखते नजर आए थे, जिसके बाद से जो बाइडेन के हेल्थ और खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे थे। अब राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी दौर से जो बाइडेन हटने की घोषणा कर सकते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करीबी लोगों का मानना है कि बाइडेन ने इस विचार को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें भी लगने लगा है कि नवंबर में होने वाले चुनाव जीतने में सक्षम नहीं है। दोस्तों तो वहीं बता दें खुद जो बाइडेन के दोस्त, उनकी पार्टी के दोस्त ओबामा उनके खिलाफ हो चुके हैं और दे दिया है बड़ा बयान। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो बाइडेन की दावेदारी पर सवाल खड़ा कर दिया। ओबामा ने अपने सहयोगियों से कहा है कि जो बाइडेन के स्वयं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस मसले पर ओबामा की तरफ से कोई ट्वीट या बयान नहीं आया, लेकिन क्लियर कट देखा जा रहा है कि ओबामा नहीं चाहते कि इस बार किसी भी कीमत पर जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कमाला हैरिस को हो सकता है दावेदारी के लिए इंसिस्ट किया जाए। बहरहाल आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर। जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, आप क्या कहते हैं दोस्तों, किसको होना चाहिए अगला राष्ट्रपति? लेकिन अगर कमला हैरिस की दावेदारी पेश की जाती है तो हो सकता है कि भारतीय मूल के सभी नागरिक, भारतीय मूल के अमेरिकी सिटीजन्स भी कमला हैरिस को वोट दे दें। बहरहाल आपकी इस पर जो भी राय है दोस्तों अवश्य बताएगा। तो वहीं बता दें क्या बांग्लादेश के प्रदर्शन में पाकिस्तान की ISI का है हाथ। शेख हसीना ने तैनात कर दी सेना, भारत की हालात पर कड़ी नजर। जी हाँ, बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पड़ोसी देश में होने वाले इस प्रदर्शन में पाकिस्तान का एंगल भी है, जिस कारण भारत की पूरे मामले पर नजर है। वहीं बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए कि शेख हसीना सरकार ने गुरुवार शाम को सेना बुला ली है। बांग्लादेश के लिए हाल के वर्षों में ये सबसे बुरा संकट है। कोटा
प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण राजधानी ढाका समेत अन्य जगहों पर हिंसा बढ़ गई है। झड़पों में कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 2500 से ज्यादा घायल हो गए हैं। कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी की ओर से समर्थित प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ झड़प की व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेख हसीना को सेना बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। जी हाँ, बता दें पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख बीएनपी नेता विदेश से मदद लेकर प्रदर्शनकारियों को गाइड कर रहे हैं। जमात इस्लामी बांग्लादेश में प्रतिबंधित है, लेकिन उसे अपनी छात्र शाखा से ताकत मिलती दिखाई दे रही है, जो दशकों से सड़क पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन में लिप्त मिलते हैं। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, लादेन का खास रहा आतंकी अमीन हक पाकिस्तान के गुजरात से गिरफ्तार, बना रहा था खतरनाक प्लान। जी हाँ, पाकिस्तान के शहर गुजरात से ओसामा बिन लादेन के करीबी सहयोगी अमीन अल हक को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने यह गिरफ्तारी की है। दावा किया जा रहा है कि अमीन कोई खतरनाक प्लान गुजरात में रहकर बना रहा था। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं जीता तो एक फोन कॉल से रुकवा दूंगा रशिया यूक्रेन का युद्ध, आयरन डोम लगा देंगे। जी हाँ, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंस यानी आरएनसी में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो एक कॉल से ही युद्ध रुकवा देंगे। नवंबर में होने वाले चुनाव में अगर वो जीतते हैं तो रशिया यूक्रेन युद्ध समेत दुनिया के सभी संकट एक टेलीफोन कॉल से दूर कर देंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने मिल्वॉकी में हुए आरएनसी में भाषण के दौरान ये बयान दिया। उन्होंने जो बाइडेन प्रशासन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं वर्तमान प्रशासन के चलते पैदा हुए सभी संकटों को दूर कर दूंगा। अमेरिका को फिर से वही सम्मान मिलेगा। कोई भी देश अमेरिका की शक्ति पर सवाल नहीं उठाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था में फिर से उछाल आएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारी सभी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। इसके लिए हम अमेरिका में आयरन डोम बनाएंगे, जिसके बाद कोई अमेरिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? अगर एक सेकंड के लिए हम ये मान भी ले कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ऐसा क्या चमत्कार कर देंगे कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध एक कॉल में रुक जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने खास हैं व्लादिमीर पुतिन के, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कौन सी जादुई छड़ी फिराने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें, भविष्य के लिए सेनाओं के हथियार भारत में ही विकसित और निर्मित हों। जी हाँ, एयर मार्शल का बड़ा बयान। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भविष्य के लिए सेनाएं जिन हथियारों की बात कर रही हैं, उन्हें भारत में ही विकसित और निर्मित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहे हैं, लेकिन ये आत्मनिर्भरता राष्ट्र की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती। भारतीय सेनाओं की आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब डीआरडीओ से लेकर डीपीएसयू और निजी उद्योग तक सभी हमारा हाथ थामे और हमें उस रास्ते से भटकने ना दे। नई दिल्ली में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए एयर मार्शल ने कहा कि दुनिया में जीवित रहने के लिए जरूरी व्यवस्था और हथियार के न मिलने पर हमें अपने रास्ते से भटकने की मजबूरी होगी। उन्होंने आह्वान किया कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां हम समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में एक दूसरे की मदद कर सकें। दोस्तों, तो मुझे बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका को फिर आई भारत की याद। इस बात पर मांगा समर्थन। जी हाँ, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ द्विपक्षीय सहयोग की बात को प्रमुखता देते हुए कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के उसके प्रयासों का समर्थन करें। विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हाल में हुई बैठकों के बारे में बृहस्पतिवार को पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। जी हाँ, वेदांत पटेल ने कहा कि भारत अनेक प्रमुख क्षेत्रों में हमारा साझेदार है और ये बात पिछले ग्रीष्म काल में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्य की यात्रा पर अमेरिका आए थे। पटेल ने कहा, इसके अलावा यूक्रेन रशिया के बीच जारी जंग और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता पर उसके प्रभाव के संदर्भ में हम भारत समेत अपने सभी साझेदारों से यूक्रेन में स्थायी व न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन करने का अनुरोध करते हैं। तो वहीं आपको बता दें, आधुनिक वॉरशिप से भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 70,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को रक्षा मंत्रालय देगा मंजूरी। जी हाँ, समंदर में भारत की ताकत अब और बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना को जल्द ही और अधिक हाईटेक वॉरशिप मिल सकती है। नौसेना को मजबूती प्रदान करने के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नए वॉरशिप का निर्माण करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी जानी है। रक्षा मंत्रालय भारतीय नौसेना के लिए नए वॉरशिप यानी कि युद्धपोतों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है। यह अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट भारत में बनने वाली सबसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड जहाज होने वाले हैं। वर्तमान में नौसेना के लिए नीलगिरी क्लास के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ही इन अत्याधुनिक युद्धपोतों का भी निर्माण किया जाएगा। स्टील्थ फ्रिगेट में स्वदेशी उपकरणों को लगाया जाएगा, जिसमें स्थानीय रूप से तैयार किए गए कंट्रोल सिस्टम, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, एंटी सबमरीन हथियार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल है। दोस्तों,
दोस्तों तो वहीं बता दें, देश के इस राज्य में बना पीएम नरेंद्र मोदी जी का मंदिर रोजाना भगवान मानकर की जाती है इनकी पूजा। आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया गया है। इस मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को भगवान मानकर रोजाना पूजा की जाती है। इस मंदिर को शंकर नामक एक किसान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया है। येरकुटी गांव के रहने वाले शंकर ने कुछ पैसे बचाकर और बैंक से लोन लेकर 1.5 लाख से कुछ कम रुपए की लागत पर इस पीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में मंदिर बनवाया है। शंकर हर रोज सुबह मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। शंकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जी हाँ, उनका मानना है कि इन पहलों ने उनकी खेती के तौर तरीकों और समग्र आजीविका में काफी ज्यादा सुधार किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानते दिखाई दिए हैं। इस पर आपकी क्या राय और क्या कमेंट होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता पीएम नरेंद्र मोदी जी के इस बने मंदिर को लेकर। तो वहीं बता दें, कहीं हेल्थ बुकिंग सिस्टम तो कहीं न्यूज चैनल तो कहीं कॉल सेंटर हुआ ठप। हरकत में आई दुनिया भर की सरकारें। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में विंडोज पर काम करने वाले तमाम आईटी सिस्टम्स, कंप्यूटर और लैपटॉप शुक्रवार को अचानक बंद पड़ गए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों सहित दुनिया भर के कई देश इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। इसके चलते अधिकांश विमान कंपनियां, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी रेल सेवाएं और मीडिया हाउस का कामकाज ठप पड़ गया। और इसके पीछे की वजह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज की तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। भारत सहित पूरे विश्व में भुगतान प्रणालियां, पेमेंट सिस्टम्स भी प्रभावित हुई। जी हाँ, ऐसे में आपके भी लैपटॉप कुछ समय के लिए बंद जरूर हुए होंगे। आप में से किन किन के सिस्टम्स में ये दिक्कतें आई हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपको बता दें, इसी मुद्दे पर क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कुज ने बताया आखिर क्यों दुनिया में आई आईटी की परेशानी। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। आईटी से जुड़ी सेवाएं बाधित हुई है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि यह दिक्कत क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। जी हाँ, क्राउड स्ट्राइक उन ग्राहकों के साथ काम कर रहा है जो विंडोज होस्ट के लिए सिंगल कंटेंट अपडेट में पाई गई खराबी से प्रभावित हुए हैं। तो वहीं बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। पूछताछ में बताई हैरान करने वाली वजह। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत चालान किया है। पूछताछ में आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि उसने फेमस होने के लिए ऐसा किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत चालान किया। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर हो गया विवाद, अभी भी जारी है। विपक्ष घेरने में लगा हुआ है योगी सरकार के इस फैसले पर। तो वहीं मौलाना ने दे दिया है योगी जी का समर्थन। पहले आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने कहा यह आदेश लोकतंत्र पर हमला है, इसको वापस लिया जाए। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली दुकानों के मालिकों के नाम लिखने का आदेश विभाजनकारी तथा संविधान एवं लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि यह आदेश वापस लिया जाना चाहिए और इसे जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया है ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके। विपक्षी दल इस आदेश को समुदाय विशेष के व्यापारियों को निशाना बनाने के प्रयास के तौर पर देख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवीन ने कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी जी के इस आदेश का पूरा समर्थन किया। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के सभी ढाबों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जी ने हिंदू मुस्लिम विवादों को रोकने और शांति सुनिश्चित करने के लिए ही ये बड़ा फैसला लिया है। अखिलेश यादव तो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये कहना है दोस्तों किसी और का नहीं बल्कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवीन का। बहरहाल योगी जी के इस कांवड़ यात्रा वाले फैसले पर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, भारी मात्रा में राय दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर करिएगा ताकि हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय रख सके, जिससे कि भारत और ज्यादा व्यवस्थित और समृद्ध बन सके। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर का केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया तगड़ा जवाब। बढ़ जाएगी यूपी की सियासी हलचल। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल तेज और इसी बीच समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच अब यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर का बिना नाम लिए ही जवाब दे दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में हो, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। ये जवाब दिया है दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव
यादव के उस ऑफर पर। ऐसे में जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया है, अगर आप भी उसकी तारीफ करते तो अपनी राय वैसे दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, हिमंत बिश्व शर्मा का तंज कहा, राहुल गांधी चाहे तो मुस्लिमों की आबादी रोकने में ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने मुस्लिम आबादी पर बड़ा दावा किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% बढ़ रही है और 2041 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 40% है और 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। ये एक वास्तविकता है और कोई इसको झुंझला नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16% बढ़ रही है। शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि समुदाय केवल उनकी ही बातें सुनता है। बहरहाल दोस्तों, हेमंत शर्मा के इस बयान पर जो भी आपकी राय हो बताइएगा जरूर। क्या इन्होंने सही कहा या गलत बताना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।